हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल CIB IT विथ में। आज हम मॉड्यूल सी का यूनिट 14 जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वो शुरू करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। और ये हमारे जो CIB का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसमें इस चैप्टर की क्या उपयोगिता है वो आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन डिपॉजिट, मोबाइल वॉलेट्स, ई बिल पेमेंट एंड अदर सिमिलर फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैव लार्जली बिकम द स्टैंडर्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो अभी कुछ सालों में जो हमारा फाइनेंशियल ऑपरेशंस है, जैसे ऑनलाइन डिपॉजिट हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, जैसे हमारे पास वॉलेट होता है, फिजिकल कैश होता है जिसमें, उसी तरह अगर डिजिटल कैश हमारे वॉलेट में, अगर हमारे पास वॉलेट ऐसा वॉलेट हो जिसमें कैश डिजिटली हो तो वो मोबाइल वॉलेट हो गया। ई बिल पेमेंट्स, जो हम मोबाइल के थ्रू बिल का पेमेंट करते हैं, एंड अदर सिमिलर फाइनेंशियल ऑपरेशन, और इसी तरीके के और भी जितने भी ऑपरेशंस हैं वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, खासतौर से कोविड-19 के बाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एट द हार्ट ऑफ द डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशंस थैंक्स टू राइजिंग कस्टमर्स डिमांड फॉर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। जो कि कस्टमर्स की जो डिमांड है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज की वो बढ़ी है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डिजिटल बैंकिंग का हार्ट है और इसने इसमें काफ़ी हेल्प किया है। Banks are collaborating and integrating their services with fintech and neobanks to provide consumers with better and more efficient technologies thanks to modern technologies। इसमें कह रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को थैंक बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि बैंक्स जो है, इसलिए बोल रहा है कि कंज्यूमर्स की जो डिमांड है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा हैसल फ्री, ताकि कस्टमर क्या करना जानता है, उसको कोई भी इशू ना हो, कोई वो मतलब इतना आलस है उसके अंदर कि वो कुछ भी करना नहीं चाहता है, वो हर चीज़ अपने हाथ पे ही चाहता है, तुरंत बैठे बैठे सारे काम हो जाए। तो इसको पॉसिबल करने के लिए बैंक्स ने क्या किया है, फिनटेक कंपनीज और न्यू बैंकिंग्स की तरफ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं फिनटेक क्या होता है, न्यू बैंक्स क्या होता है। तो फिनटेक्स दो वर्ड से मिलके बना है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इससे मिलके बना है फिनटेक। अब फाइनेंस का मतलब बैंक जितनी भी सर्विसेज देता है, फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें पैसे का लेन देन हो, वो फाइनेंस हो गया। और टेक्नोलॉजी, जब इसी सर्विस को टेक्नोलॉजी के थ्रू वो देने लगे अपने कस्टमर्स को, तो उसी को कहते हैं फिनटेक। तो ऐसी कंपनियां जो इस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उन्हें हम बोलते हैं फिनटेक कंपनी। और नियो बैंकिंग्स क्या होता है? नियो बैंकिंग्स अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखते हैं आगे। These new technologies are also being aggressively adopted by consumers for better and more convenient banking experience। ये दोनों टेक्नोलॉजीज जो हैं कंज्यूमर्स के द्वारा अडॉप्ट कर ली गई हैं। क्यों? क्योंकि फॉर बेटर एंड मोर कन्वीनियंट, ताकि उनको एक अच्छी सुविधा और कन्वीनियंट सुविधा बैंकिंग की मिल सके। एज अ रिजल्ट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स आर ट्रांजेक्टिंग विथ देयर बैंक्स, creating a potentials for emerging technology to emerge in the field, giving them with the best possible banking experience। तो बैंकों ने उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए इस फिनटेक्स और नियो बैंकिंग्स की सुविधाएं प्रोवाइड करने शुरू की हैं। जैसे कस्टमर्स को पैसे भेजने हैं अपने रिलेटिव्स के पास, रिलेटिव उसका किसी और सिटी में रहता है, जिसकी डिस्टेंस है बिटवीन, सपोज करिए 1500 किलोमीटर्स, इसको पैसे भेजने हैं, दिन है संडे का, बैंक्स तो बंद है, तो पैसे और इमरजेंसी है उसको, तो कैसे पैसे भेजेगा? अपने मोबाइल बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से। तो ये सुविधा बैंक ने प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सर्विसेज कहाँ से भेज पा रहा है, यहाँ प्लेस ए से लेके
बी तक 5 मिनट में चला जा रहा है। नेफ्ट कर सकता है मोबाइल से, IMPS कर सकता है, RTGS कर सकता है, UPI कर सकता है। तो ये क्या कैसे हो पा रहा है? ये फिनटेक की वजह से ही हो पा रहा है और नियो बैंकिंग की वजह से हो पा रहा है। तो ये जो सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है बैंक, इसी की वजह से डिजिटल डिमांड्स, ई बैंकिंग, डिजिटल मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें, जितने भी डिजिटली ट्रांजेक्शन है ये सारे बढ़े हैं। फिर देखते हैं इनविजिबल बैंकिंग और नियो बैंकिंग। जो हमारी नियो बैंकिंग है हम उसको इनविजिबल बैंकिंग भी कहते हैं। क्यों इनविजिबल कहते हैं? क्योंकि नियो बैंकिंग का मतलब ऐसी बैंकिंग जिसका कोई भी ब्रांच ना हो। जब हम बैंकिंग की सुविधाएं किसी को प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमारी कोई ब्रांच ना हो, थ्रू सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के थ्रू हम या प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नियो बैंकिंग। देखते हैं इनविजिबल बैंकिंग इज ए बैंकिंग विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट इट। मतलब इसके बारे में आपको बिना सोचे, मतलब उसकी कोई फिजिकल एग्जेंस ना हो। यू कैन पे बाई टैपिंग योर मोबाइल कार्ड्स। हम कैसे मेट्रो में या जो हमारा NFC वाला कार्ड होता है, टैप एंड पे करते हैं डेबिट कार्ड से, वो कैसे कर रहे हैं? वहाँ कोई बैंक तो बैठा नहीं है जो आपको पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। तो विदाउट कैसे हो रहा है? इनविजिबल बैंकिंग। हम वहाँ किसी को देख नहीं पा रहे हैं। व्हेन यू एग्जिट ए पार्किंग लॉट, जब हम पार्किंग लॉट से निकल रहे हैं तो हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। द ऑटोमोबाइल पे द पार्किंग कॉस्ट, वहाँ पार्किंग कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। व्हेन यू टेल द बैंक दैट यू आर सेविंग फॉर योर डॉटर्स कॉलेज ट्यूशन फी, मनी इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर। 1 मिनट। अगर आप बैंक को ये बता देते हैं कि हमें अपनी डॉटर्स के लिए क्या करना है, पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करना, डॉटर्स के सेविंग करना है कॉलेज ट्यूशन फी के लिए, तो जितने अमाउंट है उतने पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं और उसके अकाउंट में, ट्यूशन फ़ी वाले सेविंग अकाउंट में रेगुलर इंटरवल में जमा हो रहा है। कैसे हो रहा है? SIP के थ्रू हो रहा है। सॉरी, SIP के EMI एक तरीके का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगा रखा है, उसके थ्रू हमेशा पैसे स्विप इन स्विप आउट हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहे हैं, केवल इंटेलिजेंस हो गया, एनालिटिक्स हो गया, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हो गया, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वॉइस बैंकिंग्स, बैंकिंग एज ए सर्विसेज एंड फिनटेक इनोवेशंस आर कन्वर्जेंट टुवर्ड वन गोल। इन सब का यूज़ कहाँ होता है? वॉइस बैंकिंग हो गया, व्हाट्सएप बैंकिंग हो गया, बैंकिंग एज ए सर्विसेज हो गया, फिनटेक इनोवेशंस हो गया मोबाइल में। ये सब क्या है? इनविजिबल बैंकिंग के एग्जाम्पल हैं इसमें। और सबसे बढ़िया आप ऐसा देख सकते हैं, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल हो गया, इन सब का कोई बैंक नहीं है लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स की सहायता से। तो ये हो गया नियो बैंकिंग। आगे देखते हैं, These bank would be a less expensive alternative to existing bank because no physical branch would be required। जाहिर सी बात है इनके पास, इनको खर्चा कम लगेगा क्योंकि इनको फिजिकल बैंक मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बहुत से सारे खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। Consumers may now access a wide range of personal financial services and information on their device। और कस्टमर्स ये सारी सर्विसेज कैसे यूज़ कर सकता है? अपने मोबाइल में विद इन ए सेकेंड्स वो ये सारी सर्विसेज यूज़ कर सकता है। While 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक इज़ करेंटली नॉट परमिटेड इन इंडिया ड्यू टू RBI गाइडलाइंस। RBI ने पूरी तरीके से 100% डिजिटाइजेशन के लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इसलिए जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस, फिनटेक कंपनीज लाइक एस योनो SBI का हो गया, कोटक 118 हो गया, रेजर X हो गया एंड नियो, ये सब कंपनियां ऑपरेटेड हैं। तो ये क्या है? एक तरीके की नियो बैंक्स हैं। SBI का योनो अगर एप्लीकेशंस है, SBI का तो बैंक है लेकिन अगर योनो केवल एप्लीकेशंस है तो क्या हो गया? इनविजिबल हो गया, बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। कोटक भी हो गया। इस तरह सभी बैंकों की कोई ना कोई मोबाइल बैंकिंग है। अगर वो बैंक ना हो, केवल मोबाइल बैंकिंग से ही चले, तो वो इनविजिबल बैंकिंग में आ जाएगा। इनविजिबल बैंकिंग विल बी हिडन बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि हिडन होती है, किसी को दिखाई नहीं देती है और एक सीन के पीछे काम करती है। इंटीग्रेटेड इनटू डेली रूटीन्स, और आपके डेली रूटीन्स जितनी एक्टिविटी हैं वो प्रोवाइड करता है। इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल में ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
बैंकिंग इज बिकमिंग इनविजिबल एज ए कंज्यूमर सीक्स टू एलिमिनेट ऑल हैसल्स। कस्टमर्स को क्या चाहिए, जितने भी बीच के रुकावट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, वो अपने जब भी उसको चाहिए तब सर्विसेज एक्सेस कर पाए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा नियो बैंकिंग की वजह से हो रहा है। सम ऑफ सच एग्जाम्पल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस बैंकिंग एंड फाइनेंसेस। इसमें से जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। ओपन बैंकिंग, जिसमें आता है एपीआई, प्लेटफॉर्म एंड एम्बेडेड सॉल्यूशंस, एडवांस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशंस, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल्स। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजीज के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में। और एक क्या है, 5G नेटवर्क्स हो गया और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि ओपन बैंकिंग क्या होता है, एडवांस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये चलिए देखते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नियो बैंकिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग में अंतर क्या है। देखिए, ये नियो बैंकिंग है, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग है। अब इनकी दोनों की सर्विस प्लेटफॉर्म कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म पे नियो बैंकिंग काम करता है, वेब और मोबाइल सर्विसेज पे करता है। या तो आप कंप्यूटर से यूज़ करेंगे या मोबाइल से करेंगे। और जो हमारा ट्रेडिशनल बैंक है उसमें फिजिकल बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसमें एक 10x10 एक कमरा चाहिए होता है, एक रूम चाहिए होगा, वहाँ पर कुछ स्टाफ बैठेंगे, वो वहाँ प्रोवाइड करेंगे। फिर मार्केट एंट्री, मार्केट में कैसे कब से एंट्री किया है, अप टू 10 ईयर्स को, लगभग 10 साल पहले आया है और ये 100 साल पुराना है। फिर क्लाइंट के इसमें रिलेशंस देखते हैं कैसे होगा। फ्लेक्सिबल होता है, वर्चुअल होता है, इजी टू मॉडिफाई, और इसमें लॉन्ग टर्म होता है। अब देखा होगा अपने ब्रांचेस में कई सारे स्टाफ्स के कई कस्टमर से अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म चलता है। इन पर्सन कॉन्टेक्ट होता है, माइनर चेंज होता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम इसमें वर्चुअली देख रहे हैं। फिर कस्टमर सपोर्ट इसमें कैसे मिलता है, इन पर्सन डायरेक्टली आप कर सकते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं, ऑनलाइन से कर सकते हैं। इसमें फ़ोन और ऑनलाइन ही एक मीडियम है। फीस में क्या होती है, इसमें हाई होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि आपको ब्रांच में का सारा खर्चा देखना है, रेंट हो गया ये सब, तो इसमें फ़ी हाई और कॉम्प्लेक्स होगी। इसमें फ़ी कैसी होगी, लो एंड ट्रांसपेरेंट होगी, बहुत कम होगी क्योंकि मेंटेनेंस कम होगा। फिर बैंकिंग लाइसेंस, इसके लिए पूरा बैंकिंग लाइसेंस चाहिए, ब्रांच खोलने से लेके सब चीज़ का। इसमें थोड़ा सा चाहिए ना, या तो ना के बराबर या तो पार्शियल चाहिए। फिर बैंक ऑफिस इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, नियो बैंकिंग में नहीं चाहिए और ट्रेडिशनल बैंकिंग में चाहिए। ये कंफर्मेशन प्रोसेस कैसा होगा, लॉन्ग है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तुरंत कंफर्मेशन हो जाता है क्योंकि कंसेंट डिजिटली ले लिया जाता है इसमें। तो ये सारे ट्रेडिशनल बैंकिंग और नियो बैंकिंग के एग्जांपल्स हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं हम वन बाय वन, जो ओपन बैंकिंग हमें देखना था। चलिए शुरू करते हैं। ओपन बैंकिंग, ओपन बैंकिंग एंड एपीआईज एंड एम्बेडेड बैंकिंग क्या होता है देखते हैं। ओपन बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मैकेनिज्म वेयर डेटा इज शेयर्ड फ्रीली विद द कंसेंट ऑफ द कंज्यूमर। जब हम डेटा कंज्यूमर्स के कंसेंट से, जो हमारा कस्टमर्स है उसकी स्वीकृति से, उसकी इच्छा से हम शेयर कर पाते हैं, in order to generate and the required analytics and provide financials and other services, ताकि हम उसको अच्छी सर्विसेज और एनालिटिक्स कर सकें, तब हम उसे बोलते हैं ओपन बैंकिंग। जनरली द फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ओपन बैंकिंग। अब ओपन बैंकिंग में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो देखते हैं। पहली है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, कौन उस फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, वो पहली पार्टीज होगी। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। At the very top of the food chain, open banking will enable financial service provider। जैसे कोई चेन होती है उसमें सबसे जो टॉप पे है, इसी तरह ओपन बैंकिंग में वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन करेगा, टू ड्रामेटिकली इनोवेट ऑन देयर प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू बिजनेस। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैसे बैंक के केस में बैंक हो गई, तो कौन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो होना चाहिए ताकि वो इनोवेट कर सके ऑन देयर प्रोडक्ट ऑफर्स टू बिजनेस, ताकि वो प्रोडक्ट्स बना सके कि वो कौन सा बिजनेस के लिए सुटेबल है। फिर दूसरा है इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस कैसे होना चाहिए, बिग या स्मॉल, जैसे बैंक हैं, छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इनोवेशंस विल रिजल्ट इन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन योर बिजनेस, पर्टिकुलरली पेमेंट्स।
तो अगर आपका एंटरप्राइजेस कैसा है, बड़ा है या छोटा है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स ग्रेटर ऑटोमेशन। अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मोर टाइम और ज़्यादा टाइम लगेगा, फ्रीड अप फ्यूअर हेडेक्स फ्रॉम मैनुअल। जब ऑटोमेशन हो जाएगा तो हेडेक कम हो जाएगा मैनुअल टास्क है, एंड अल्टीमेटली लेस मनी स्पेंड, और बाद में पैसे भी कम लगने लगेंगे। तो ये चीज़ इंटरप्राइजेस में के हिसाब से होगी। फिर कस्टमर्स, अब मेन पार्ट है, कस्टमर्स भी हमें चाहिए। इट विल बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूव वेज टू स्पेंड, बारो एंड इन्वेस्ट एज रिजल्ट ऑफ ओपन बैंकिंग। ओपन बैंकिंग होगा तो वो ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड होगा, उधार भी ले पाएगा एंड इन्वेस्ट भी कर पाएगा। अब जैसे ये बैंक है, देखते हैं इस फिगर में, ये बैंक क्या कर रहा है, एपीआई प्रोवाइड कर रहा है। अब ये हमारे कई टाइप के कस्टमर्स होते हैं, कुछ जैसे ये मोबाइल के थ्रू एपीआई बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कस्टमर्स मोबाइल के थ्रू भी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। फिर किसके थ्रू, अपने मनी को इन्वेस्ट भी कर सकता है, शेयर मार्केट में लगा सकता है, और भी कस्टमर्स उसी एपीआई के थ्रू सर्विसेज बिजनेस भी कर सकता है, मतलब शॉपिंग कर सकता है, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस तरह के शॉपिंग कर सकता है। फिर ये किसके थ्रू कर सकता है, दूसरा ये इंटरनेट के थ्रू भी कर सकता है, मतलब वेब बेस्ड भी कर सकता है, लैपटॉप या कंप्यूटर्स की सहायता से। तो ये सारे क्या हैं, किसके थ्रू हो रहा है, एपीआई के थ्रू हो रहा है, और ये सारे ओपन बैंकिंग में आते हैं। फिर आगे देखते हैं, ओपन बैंकिंग हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। ओपन बैंकिंग किस में इम्पैक्ट डालता है, स्पेंडिंग्स में, डेटा मॉडर्नाइजेशंस में, एंड डिसेंट्रलाइजेशंस रेगुलेशंस में, फिनटेक अलायंस में, एंड इवन रिस्किलिंग प्रोग्राम्स, मेकिंग इट ए क्रूशियल ड्राइवर फॉर द डिजिटल बैंकिंग। अब डिजिटल बैंकिंग में अगर कोई रिवोल्यूशन होना है, कुछ चेंजेस होना है, तो ओपन बैंकिंग कैसे हेल्प करेगी वो वो बताया गया है यहाँ। जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कितना खर्चा करना है, डेटा मॉडर्नाइज कैसे करना है जो आपके पास अवेलेबल है, रेगुलेशंस कैसे देखने हैं, फिनटेक्स के साथ कैसे अलायंस करना है, और आपके जो प्रोग्राम्स पहले हैं उनको रीस्किल कैसे करना है, ये सारा चीज़ ओपन बैंकिंग की वजह से बैंक पता कर पाती है। फिर आगे देखते हैं, द ब्रॉडन देयर prospective universe and sell product and services, certain institutions may choose to build banking as a service। जो कई सारे बैंक हैं जिन्होंने क्या अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कई चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे बैंकिंग एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म, बैंकिंग को एक सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया है, या बैंकिंग को एज ए सर्विस यूज़ किया है। बैंकिंग को एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ किया है कई में, और कई लोगों ने सर्विस के रूप में यूज़ किया है। ये दो मॉडल्स होते हैं जिनका यूज़ जो है बैंकें क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए यूज़ करती हैं। ओपन बैंकिंग आल्सो इनेबल्स द सिंप्लीफिकेशंस एंड ऑटोमेशंस ऑफ ए बैक ऑफिस ऑपरेशंस। ओपन ऑफिस की वजह से क्या है, उसके बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन हो जाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऑटोमेशन हो जाती हैं फिनटेक की वजह से, तो लेस हेडेक रहता है मेंटेन करने के लिए। तो बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो है मैनुअल ना होने की वजह से, ऑटोमेटिक होने की वजह से सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ ए, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, किसमें हुआ है, स्ट्रॉन्गर इनोवेशंस कल्चर एंड बेटर क्लाइंट रिटेंशंस। तो जैसे जैसे इनोवेशन हुआ है तो इनोवेशंस की वजह से क्या है, क्लाइंट का रिटेंशंस बढ़ा है, मतलब क्लाइंट ज़्यादातर रुक रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी सर्विसेज मिल रही है। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स वर एंगेज्ड एंड एग्रीमेंट वर क्रिएटेड टू द मेक द स्ट्रेटजी वर्क। इसमें बैंकों ने थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि आपको हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते रहना है, जिससे क्या हो रहा है, स्ट्रेटजी, एक तरीके का स्ट्रेटजी बना के वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर्स आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टिंग रिलेवेंट, फास्ट एंड टेलर्ड सर्विसेज दैट सेव देयर टाइम एंड मनी। कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसको सर्विसेज अच्छी चाहिए, फास्ट चाहिए, और ताकि उसे कहीं वेट ना करना पड़े, जिससे उसका क्या है, टाइम और मनी दोनों बचे। तो इसलिए कस्टमर्स क्या है, ब्रांचेस में बहुत कम आना चाहता है, वो सारी सुविधाएं अपने हिसाब से करना चाहता है, इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी बड़ा है। फिर देखते हैं,
केस स्टडीज इन ओपन बैंकिंग, कौन कौन सी केस स्टडीज हैं? हियर आर फ्यू एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं वन बाय वन। बेटर पेमेंट ऑप्शन फॉर बिजनेस, अब ओपन बैंकिंग की वजह से बिजनेस को भी पेमेंट करने के लिए बेटर ऑप्शंस मिल रहा है। जैसे विद ओपन बैंकिंग्स पेमेंट इनिशिएशन साइड बिजनेस माइट एम्प्लॉय पेमेंट प्रोडक्ट्स दैट इनहेंस कैश फ्लो, मिनिमाइज कॉस्ट, बूस्ट विजिबिलिटी एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्रॉड। इसमें क्या हो गया है, अगर पेमेंट इसकी वजह से ओपन बैंकिंग की वजह से कैश फ्लो कम हुआ, इनहेंस कैश फ्लो बढ़ा है, कैसा डिजिटली कैश फ्लो बढ़ा है, फिजिकली नहीं, और कॉस्ट उनके कम हुए हैं और विजिबिलिटी बढ़ी है और कंट्रोल्स भी उनका बढ़ा हुआ है एंड फ्रॉड्स भी कम हुए हैं। क्योंकि जब मैनुअली कैश और उस तरह होते हैं तो फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि डिजिटली रिकॉर्ड्स है तो उनका कोई ना कोई लॉक्स रहते हैं, लेखा जोखा रहता है, कौन सा पैसा कहाँ से आया कहाँ से गया, तो फ्रॉड्स कम होते हैं क्योंकि हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। फिर बेटर बारोइंग टर्म्स भी बढ़े हुए हैं। कैसे? इफ़ यूज़र डज नॉट हैव ए लॉट ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, अगर कोई कस्टमर्स है जिसने आज तक कभी लोन ही नहीं लिया है तो उसकी कोई तो क्रेडिट हिस्ट्री होगी नहीं। यूज़र में बी अनेबल टू सिक्योर फेवरेबल बारोइंग, तो उसको अच्छा लोन मिलना थोड़ा सा बैंकों में मुश्किल हो जाता है। लेकिन विद ओपन बैंकिंग में क्या होता है, लेंडर्स कैन एक्सेस यूजर्स हिस्टोरिकल बैंक अकाउंट। अगर ओपन बैंकिंग है तो उसके पास सारा रिकॉर्ड्स डिजिटली होगा, तो हिस्टोरिकल बैंक अकाउंट उसका डेटा चेक कर पाएंगे और ये एश्योर हो जाएंगे कि वो उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, वो पैसा चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। अगर वो कर पाएगा तो उसकी बारोइंग बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें ओपन बैंकिंग की वजह से फ़ायदा है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि उसका अकाउंट वो कैसा मेंटेन कर रहा है, वो पैसा देने चाहता है कि नहीं, दे पाएगा कि नहीं, तो उस हिसाब से हम दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड्स रहेगा। बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये देखते हैं ये क्या होता है। By gaining access to your account data, open banking products may be able to analyze all the money moving into and going out of your account, allowing you to better identify problem areas and possibility। तो ओपन बैंकिंग में क्या होता है कि आपको इसमें बेटर, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो आपके अकाउंट का जितना भी डेटा है उसका प्रॉपर एक्सेस होगा ओपन बैंकिंग प्रोडक्ट से, और वो एनालाइज कर पाएंगे कि दैट आपका पैसा कहाँ जा रहा है, इनटू एंड कहाँ जा रहा है और कैसे कैसे आ रहा है, और उस हिसाब से वो आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, कौन सी एरियाज हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम है और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो चीज़ फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया ओपन बैंकिंग का। फिर आगे देखते हैं अकाउंट एग्रीगेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू सी ऑल ऑफ योर अकाउंट्स इन वन प्लेस। तो इसमें आपका सारा अकाउंट्स कहाँ पर है, कैसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं, वो एक ही प्लेस पे वो देख सकते हैं, रेदर देन हैविंग टू लॉग इनटू ए सेवरल ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स। इसके बावजूद वो उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कई सारे बैंकिंग अकाउंट्स में लॉग इन कर रहे हैं और नेविगेट करें बिटवीन मल्टीपल मोबाइल बैंकिंग। तो इस तरह आपको एक ही जगह पे सारे सॉल्यूशंस मिल, सारे अकाउंट्स आप चेक कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अपने बैंकों के मोबाइल बैंकिंग में, आप उसमें आरडी भी देख सकते हैं, एसबी सेविंग बैंक भी देख सकते हैं, कासा अकाउंट भी, करंट अकाउंट भी देख सकते हैं, दोनों कासा भी देख लिया, टर्म डिपॉजिट भी देख लिया, आरडी भी देख लिया, लोन भी देख लिया, पीपीएफ भी देख लिया। तो सारे अकाउंट्स का तो उसको हम बोलेंगे अकाउंट एग्रीगेशन। फिर दूसरा अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एपीआई प्लेटफॉर्म। चलिए देखते हैं वो क्या होता है। एपीआई इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और द टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ऑफ ओपन बैंकिंग। ये एक तरीके का ओपन बैंकिंग की जो टेक्नोलॉजी जिस पे फाउंडेशन हुआ है ओपन बैंकिंग का, वो है एपीआई। एंड एपीआई इज जस्ट ए स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर वन सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर। एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड है जो एक सॉफ्टवेयर, जैसे आपका एक ये सॉफ्टवेयर से इसका और एक दूसरा सॉफ्टवेयर से, उन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट करना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम उसके लिए हम एपीआई का यूज़ करते हैं।
तो उसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्योंकि ये अलग प्लेटफॉर्म पे है, ये अलग प्लेटफॉर्म पे, तो दोनों को कम्युनिकेशंस करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, वो है हमारा API। और इन अदर वर्ड्स इट इज़ बेसिकली एक मैकेनिज्म और फॉर सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद अदर सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में बात करने के लिए जिस भी मीडियम का यूज़ करते हैं हम उसे ही API बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। API are essential instructions for a third party to access defined data in defined format, typically from a banking। सपोज करिए इसका यूज़ क्यों पड़ता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे ये हमारा बैंक है, बैंक का जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक मीडियम में होंगे, ठीक है। ये बैंक है हमारा, इसके खुद के अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटाबेस है, और हमने मोबाइल बैंकिंग के लिए एक वेंडर से टाई अप कर रखा है। ये हमारा वेंडर्स हो गया, जो फिनटेक कंपनी हो गई। अब जो फिनटेक कंपनी है वो हमें सपोर्ट कर रही है, तो इसका भी कुछ डेटाबेस कुछ मेंटेन करती होगी, सब प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन सपोर्ट। तो इसका जो सॉफ्टवेयर है बैंक का, और ये इसको कुछ डेटा एक्सेस, कस्टमर का डेटा एक्सेस करना पड़ता होगा, तो वो एक्सेस कैसे करेगा, वो API के थ्रू ही करेगा। एक कॉल जाएगी यहाँ से API कॉल कि कस्टमर्स का डेटा हमें फेच करना है, यहाँ से कॉल आई, फिर इसको डेटा यहाँ पर रिट्राइव करना है। तो ये दोनों जगह पे उस गेट, ये सारी तरीके की API फंक्शंस यहाँ यूज़ करती हैं। फिर आगे देखते हैं। Once everyone participating in the open banking project, जैसे गवर्नमेंट हो गया, रेगुलेटर्स हो गया, गवर्नमेंट हमारी हो गई, रेगुलेटर्स RBI, SEBI, नाबार्ड ये हो गए, एंड बैंक्स हो गए, हैज़ एग्रीड ऑन दीज API। यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर सारे गवर्नमेंट जितने भी एंटिटीज़ हैं, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स और बैंक, अगर ये API पे इंटीग्रेट हो गई तो क्या होगा, इट इज़ अप टू द बैंक्स टू डिज़ाइन एंड डिप्लॉय देम। तो सभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर सब एग्रीड हो गए और ऑनबोर्डेड हो गया। वंस दे हैव जब इंटीग्रेट हो जाएंगे तो कोई भी फर्म्स विल बी एबल टू एक्सेस देम एंड यूज देम टू क्रिएट न्यू एंड इन्वेंटिव सीरीज प्रोडक्ट्स। तो फर्म्स, कोई भी फर्म्स जो है इसका यूज़ करके कोई ना कोई नया अच्छा इन्वेंटिव प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। कस्टमर्स ऑफ दीज बिजनेस विच कुड बी कंज्यूमर्स, इसके कस्टमर्स कौन कौन से होंगे, कंज्यूमर्स हो गए, जैसे एंड यूजर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, और इवन इंटरप्राइजेस हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वुड देन अल्टीमेटली बेनिफिट बाय यूजिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो उन सारी कंपनियों का इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से बहुत सारा फायदा होगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट कम होगी, इस सब का उसमें यूजेस होगा। फिर आगे देखते हैं। टुडे बैंक्स आर कोलैबोरेटिंग विद फिनटेक्स टू कंस्ट्रक्ट बैंकिंग स्टैक्स दैट इनेबल्स देम टू सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर कंज्यूमर्स एंड थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडेड टू कनेक्ट इन ऑर्डर टू गिव फ्लेक्सिबल एंड टेलरेड एक्सपीरियंस टू द एंड यूजर्स। तो क्या यहाँ पर क्या होता है कि जब बैंक्स आर कोलैबोरेट कर रही हैं किसी न किसी फिनटेक सपोर्ट से इस तरीके की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, दैट इनेबल्स टू देम टू सर्व ए प्लेटफॉर्म, ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें कंज्यूमर्स को, या थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे हो गया इंश्योरेंस हो गया, ये सारे थर्ड पार्टी में आ गया। प्रोवाइडर्स टू कनेक्ट इन ऑर्डर टू गिव फ्लेक्सिबल, ताकि आपको एक फ्लेक्सिबल और टेलरेड एक्सपीरियंस मिल सके। API banking platform is intended to work through API that sit between the bank's backend operations and front-end experience provided by the bank or third-party partners। तो यहाँ ये कह रहा है कि बैंक्स API कहाँ पर बैठेगी, तो ये हो गया हमारा बैंक। तो बैंक का जो है हमारा वो बैकएंड का काम हो जाएगा, और फ्रंट एंड आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है या फिनटेक कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ये थर्ड पार्टी ये हो गई, तो यहाँ पर बीच में API हो जाएगा। तो ये कह रहा है थर्ड पार्टी, ये कह रहा है ना बैक एंड ऑपरेशंस एंड फ्रंट एंड एक्सपीरियंस। फ्रंट एंड जो आपको दिखाई देगा, जैसे कोई पोर्टल आप लॉगिन कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग का हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो, तो फ्रंट एंड डिजाइन बाय थर्ड पार्टी पार्टनर्स, लेकिन डेटा एक्सेस हो रहा है API के थ्रू से बैंक एंड से। दिस इनेबल्स बैंक्स टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन। इस तरह का यूज बैंक किस में कर सकती है, ब्लॉकचेन में
डोंट वरी, ब्लॉकचेन अभी हम इसके नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसके बाद वाला, उसमें हम ब्लॉकचेन डिटेल में पढ़ेंगे। एंड एम्बेड्स होल न्यू बिजनेस मॉडल्स, और इस तरह हम कई नए बिजनेस मॉडल्स बना सकते हैं जिसका यूज केस सच एज, जैसे परमिटिंग सैलरी एडवांसेस एट लो कॉस्ट, हम एडवांसेस ये सारा लो कॉस्ट पे दे सकते हैं। तो ये सब इनोवेटिव आइडियाज़ हमारा कब आएगा, जब हमारा ये एपीआई गवर्नमेंट एंटिटीज़ और रेगुलेटर सबसे इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है हमारा एम्बेडेड बैंकिंग सॉल्यूशंस। अब देखते हैं हमारा एम्बेडेड बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या होता है। एम्बेडेड बैंकिंग और एम्बेडेड फाइनेंस इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज बाय नॉन फाइनेंशियल सप्लायर्स। जब कोई ऐसा सप्लायर्स जो नॉन फाइनेंशियल है, जो मतलब पैसों में लेन देन नहीं करता है, अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग सर्विसेज को अपने साथ में ऑनबोर्ड करके लिंक करके, तो उसे ही हम बोलेंगे एम्बेडेड बैंकिंग सॉल्यूशन। सच है जैसे लेंडिंग और पेमेंट प्रोसेसिंग, वो लेंडिंग कर रहा हो या पेमेंट प्रोसेस कर रहा हो। जैसे आपने देखा होगा फोन पे, पेटीएम, ये क्या करते हैं, पेमेंट प्रोसेस करते हैं। इनके पास खुद का अकाउंट नहीं है, लेकिन आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट है, आपने वहाँ से बैंक अकाउंट लिंक कर दिया, तो मनी ये आपके बैंक से ले रहे हैं और यहाँ से किसी और जगह भेज रहे हैं, तो एक तरीके के बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, एक तरीके के एम्बेडेड बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिकल स्टोर्स फॉर एग्जांपल में प्रोवाइड पॉइंट ऑफ सर्विसेज, इंश्योरेंस फॉर गुड्स एंड सोल्ड। जैसे कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस फॉर गुड्स, जो इंश्योरेंस हो गया गुड्स का, स्टोर्स में जो सोल्ड हो गया है इंश्योरेंस, उसका भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, एम्बेडेड फाइनेंस इज इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल प्रोसीजर्स फॉर कस्टमर्स। इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि कस्टमर्स को सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स मिल रहा है, मेकिंग इट ईजियर, उनके लिए आसान हो रहा है फॉर देम टू एक्वायर द सर्विसेज एज एंड व्हेन दे रिक्वायर देम, और वो कभी भी उसका यूज़ कर पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, पहले सालों में, कंज्यूमर्स में हैव हैड टू गो टू ए फिजिकल बैंक ब्रांच टू अप्लाई क्रेडिट इन ऑर्डर टू मेक ए लार्ज परचेज। अब पहले कस्टमर्स को अगर कोई लोन लेना है तो उसको बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अभी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे पॉलिसी बाजार या तरह, तो वहाँ आप लोन ले सकते हैं। विद एम्बेडेड फाइनेंस दे कैन नाउ मेक ए परचेज एंड ऑब्टेन फाइनेंसिंग ऑल इन वन लोकेशन, और वो एक ही लोकेशन पे परचेज भी कर सकते हैं उसी ऐप से, उसी से वो क्रेडिट भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, इंश्योरेंस भी कर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें द पॉइंट ऑफ सर्विसेज इसी को कहते हैं। जैसे अमेजन ईएमआई लोन ऑप्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड फाइनेंस। तो ये जो अमेजन का ईएमआई पे लोन मिलता है, तो वो क्या है, एक तरीके का एम्बेडेड ऑप्शन हो गया। सॉरी, leading financial institutions are collaborating with fintech startups and non-financial enterprises to deliver banking as a services products in response to the end to the embedded money within apps outside of traditional banking। तो कह रहा है lending फाइनेंशियल, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो लेंडिंग में डील करते हैं, वो फिनटेक्स कंपनी के साथ स्टार्टअप्स कोलैबोरेट कर रहे हैं और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस क्या कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं बैंकिंग एज ए सर्विस। वो ऐसी सर्विसेज दे रही हैं, कौन सी सर्विसेज दे रही हैं, बैंकिंग सर्विसेज दे रही हैं एक प्रोडक्ट के रूप में, टू एम्बेड मनी विद इन एप्स आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग, ताकि वो ट्रेडिशनल बैंकिंग से आउटसाइड होकर उनको एम्बेडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। Embedded finance is a completely new concept for some individuals, so we look at some examples। तो ये एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो उसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। सॉरी, देखते हैं। पहला है एम्बेडेड पेमेंट्स। अब जब हम पेमेंट करेंगे एम्बेडेड, तो उसे हम एम्बेडेड पेमेंट कहेंगे। वो देखते हैं हम कैसे है। एम्बेडेड पेमेंट्स आर पेमेंट मेड विद द पुश ऑफ ए बटन। जब हम कोई पेमेंट एक बटन से क्लिक करके एक कर लेते हैं, तो उसे हम बोलेंगे एम्बेडेड पेमेंट। जैसे इट रिजल्ट इन फास्टर चेकआउट एंड सेटलमेंट प्रोसेस। इसमें प्रोसेस भी फास्टर हो गया, चेकआउट भी हो गया, सेटलमेंट भी हो गया। प्रोवाइडिंग ए बेटर पेमेंट एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि ये फास्ट हो गया, सिक्योर हो गया, और हम इसको देख भी सकते हैं। एम्बेडेड पेमेंट्स
enables consumer to make payments from a single locations rather than digging through their pockets for cash or swipe cards। तो ये कहना चाहता है कि हमें कैश रखने के बजाय हम क्या कर पा रहे हैं, एम्बेडेड पेमेंट से कंज्यूमर्स को इनेबल कर पा रहे हैं कि एक सिंगल लोकेशन की जगह वो कहीं पर भी सिंगल लोकेशंस में बिना कार्ड का स्वाइप किए या फिजिकल कैश के पेमेंट कर पा रहा है। यूजर कैन मेक परचेज एंड मेक इंटीग्रेटेड पेमेंट्स यूजिंग फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस। यूजर जैसे परचेज कर सकता है, पेमेंट कर सकता है कैसे, इंटीग्रेटेड पेमेंट्स के थ्रू। जैसे जोमेटो में उसने ऑर्डर किया है, स्विगी में ऑर्डर किया, तो वहाँ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रोवाइड किया गया है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी ऑप्शन से वो पेमेंट कर पा रहा है। तो वो एक तरीके का एग्जांपल है एम्बेडेड पेमेंट का। कंज्यूमर्स कैन यूज दीज एप्स टू मेक पेमेंट्स विदाउट हैविंग टू स्विच बिटवीन ऐप। उसे दूसरे ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, सेम ऐप में ही पेमेंट गेटवे का एम्बेडेड पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। फिर उसी तरह एम्बेडेड कार्ड पेमेंट, अगर वो कार्ड से पेमेंट करता है तो वो कैसे है, पेमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग एम्बेडेड कार्ड्स इन एडिशन टू क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। तो इसमें हमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें एक एम्बेडेड कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, वर्चुअल कार्ड होगा। End users can use embedded cards to transfer funds electronically onto the cards and make purchase। एक बार आप उस कार्ड में पैसे डाल देंगे, परचेज अप टू द टोटल कैश अमाउंट, जितना भी पैसा डालेंगे उतने अमाउंट तक आप उससे पेमेंट कर सकते हैं बिना बार बार ट्रांसफर किए या लॉगिन किए। जैसे स्मार्ट कार्ड्स, वर्चुअल कार्ड एंड एक्सपेंडिचर्स कार्ड कैन बी यूज थ्रू ए वैरायटी ऑफ सिस्टम्स। इस तरह के कार्ड्स कई सारे वैरायटी टाइप के सिस्टम्स में यूज हो जाते हैं। दीज कार्ड्स कैन बी मोर कन्वीनियंट ऑप्शन देन कैश। कैश की तुलना में कई सारे इसके कन्वीनियंट ऑप्शंस हैं, बहुत ही सुविधाजनक है। एम्बेडेड कार्ड पेमेंट्स आर सेफ बिकॉज डेटा इनक्रिप्टेड। ये सेफ भी होता है क्योंकि इसका डेटा इनक्रिप्टेड होता है। दे आर आल्सो मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर टू प्रोसेस। ये तुरंत पेमेंट हो जाता है, इसमें टाइम कम लगता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि फिजिकल करेंसी की प्रिंटिंग की ज़रूरत और चिल्लर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अगला है एम्बेडेड लैंडिंग। To obtain a loan in this digital age, you don't need to run to a bank repeatedly। अगर आपको इस डिजिटल एज में लोन चाहिए तो आपको बैंक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना क्रेडिट रेटिंग्स आप चेक करिए और वेट फॉर द अंडर राइटिंग प्रोसीजर टू कम्प्लीट। या तो अंडर राइटिंग प्रोसीजर्स वेट करने की ज़रूरत है, बाकी आपको लैंडिंग तुरंत मिल जाएगी। Many of non-financial product services have now entered the financial sectors, allowing users to apply for and receive a loan at the point of purchase। जब आपको कोई सामान परचेज करना है उसी समय पे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कई सारे EMI पे लोन, या आप कई सारे ऐप हैं जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, इन सब पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। दिस एलिमेंट्स द नीड ऑफ फॉर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स। कॉस्ट, इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कॉस्ट पेपर वर्क नहीं होगा, लेंथी प्रोसेस नहीं होगा। पर्सनल लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद ए क्लिक ऑफ बटन्स बाय द यूजर्स। आप चुटकियों में बटन क्लिक करते ही पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। फिर देखते हैं एम्बेडेड इन्वेस्टमेंट क्या है। मेकिंग एम्बेडेड इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सलेंट मेथड टू मैनेज योर फाइनेंस। आपको इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एम्बेडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रीमलाइन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग यूजर्स विद ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग देयर फंड्स। तो एक तरीके का सेंट्रलाइज फंड प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना जो फंड्स है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूज़र में इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड रिटायरमेंट प्लान्स ले सकते हैं विदाउट लीविंग द साइट दे आर ऑन थैंक्स टू एम्बेडेड इन्वेस्टमेंट। बिना आप कहीं जाए आप ये सारा चीज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस दैट इज एम्बेडेड। अब इंश्योरेंस कैसे पीछे रह जाएगा, तो इंश्योरेंस भी हम इसमें कर सकते हैं। इंडिया इज़ द एशिया पैसिफिक रीजन सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक मार्केट। इंडिया जो है एशिया में सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस की मार्केट है। बिकॉज कंज्यूमर्स आर ग्रोइंग मोर टेक सेवी, क्योंकि
जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल्स हो रहे हैं। टेक्निकल इंटीग्रेशन इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इन सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और चूँकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी इसमें सेल कर सकते हैं। Given the complexity of traditional means for purchasing insurance products, embedded financing is a far more practical choice. तो ये एक तरीके का, जैसे आपने देखा होगा policybazaar.com पे अब कई सारे इंश्योरेंस का इंश्योरेंस मिलने लगे हैं, डेथ जिसमें कई सारे, जैसे बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो इस तरह का इंश्योरेंस आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बिकॉज इट मेक्स इट टू सिंपलियर फॉर इंश्योरेंस कंपनी, इससे इंश्योरेंस कंपनीज को भी आसानी है टू अप्रोच कस्टमर, आसानी से पहुँच है। कस्टमर्स ऑन द अदर हैंड आर मोर लाइकली टू बाई फ्रॉम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म देन फ्रॉम ए फॉरेन बिजनेस। तो कस्टमर्स के लिए भी आसान है, तो वो आसानी से उस ब्रांड से जो फेमस साइटें हैं वहाँ से आराम से खरीद लेता है। फिर अगला है एम्बेडेड बैंकिंग। एम्बेडेड बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच नॉन फाइनेंशियल प्लेयर, जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है फिर भी वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे ही हम बोलेंगे एम्बेडेड बैंकिंग। इट टेक्स द प्लेस ऑफ चेकिंग और सेविंग अकाउंट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स। ये क्या करता है, जो भी किसका यूज़ करता है, जो सेविंग अकाउंट्स है बैंक का, उसी को यूज़ करता है। यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर सकते हैं एक ही पोर्टल से। दीज प्रोवाइडर्स यूजर्स दे विद ए मोर सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस। इसमें बैंकिंग एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है और आपको कम असुविधा कम होती है। एम्बेडेड बैंकिंग सर्विसेज make procedures more efficient with fewer touch point and are significantly less expensive than traditional banks. Of course traditional banking जब हमें ब्रांचेस में जाना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है, तो उसमें उससे लेस एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें सारा चीज़ डिजिटली होता है। टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिज द गैप बिटवीन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एंड यूज़र। जो एंड यूज़र हो गया हमारा, जो कस्टमर्स हो गए, और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करती है बैंक, उन दोनों के बीच में एक टेक्नोलॉजी है जो इन दोनों के बीच के गैप को भर पा रही है। एम्बेडेड फाइनेंस फैसिलिटीज़ क्विक एंड ईजी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीजिंग क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। इससे जो हमारा क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उसका फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस इजी हो जाने के कारण उसका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ रहा है। फिर अगला टॉपिक है हमारा एडवांस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। अब देखते हैं हमारा बिग एनालिटिक्स क्या है। डेटा एनालिटिक्स, द एडवेंट ऑफ स्मार्ट एनालिटिक्स अलाउज फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज टू माइन द वेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स डेटा टू अंडरस्टैंड एंड सर्विस कस्टमर बेटर। अब चूंकि हम कस्टमर्स को कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें उस कस्टमर्स के जो डेटा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उस डेटा को हमें अच्छे से मैनेज करना होगा, स्टोर करना होगा। दिस आल्सो हेल्प्स इन बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स। इससे हम बिजनेस का आइडिया लगा सकते हैं। विच प्रोवाइड्स डेटा फॉर हिस्टोरिकल, जिससे हम हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। करंट और फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए हम फ्यूचर्स में कैसा हो सकता है या वर्तमान में कैसा हो सकता है, क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं, वो हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। दिस डेटा एड्स द बैंक्स इन ए वे दैट दे आर एबल टू टेक एक्यूरेट डिसीजन एंड देयर बाई कैन ब्रिंग एन ओवरऑल इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। इससे बैंक जो है सही डायरेक्शंस डिसीजंस ले पाएगी, जिससे प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी बैंक की बढ़ेगी। Today's success is built on a data-driven understanding of the business that drives intelligent consumer engagement. अब जो हमारा आज का समय है वो उसकी सक्सेस किस पर बेस्ड है? डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास अच्छा डेटा है, सिस्टमेटिक डेटा है, तो आप कंज्यूमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, क्विक और फास्ट कर पाएंगे। इससे सर्विसेज बढ़ेंगी तो आपकी प्रॉफिट भी बढ़ेगा। द BFSI banking, financial service and insurance sector has been transformed by technology and digitalizations। तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और इंश्योरेंस सेक्टर है, इसमें भी डिजिटाइजेशंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जिससे क्या हो गया, विच हैज़ प्रोवाइडेड देम विथ रियल टाइम एक्शनेबल इंसाइट टू हेल्प देम मेक बेटर डिसीजन। जिससे वो अच्छा डिसीजंस ले पाते हैं, कंपिटिटिव एडवांटेज उठा पाते हैं
कौन सा प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, किस फील्ड में कैसे करना है, कैसे हम कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें, इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ सकें। कस्टमर्स कैन आल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉसिबल आइटम्स, और कस्टमर्स को हम कैसे इन्फॉर्म कर सकें कि कौन कौन से आइटम्स, उसके लिए इंश्योरेंस कौन सा, हेल्थ इंश्योरेंस है हमारे पास, कौन सा इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे अपसेल कर सकते हैं हम, और कैसे हम क्रॉस सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, कुछ उसको चाहिए उसके साथ में और कौन सा प्रोडक्ट्स हम उसके साथ में बेच सकते हैं, एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारा हम इसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ हाउ बैंक्स आर लेवरेजिंग बिग डेटा एनालिटिक्स। तो अगर बैंक को पास बड़ा बिग डेटा एनालिटिक्स होगा तो बैंकों के लिए कैसे फ़ायदा होगा वो हम देखते हैं। विथ ट्रिलियंस ऑफ MBs ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी डे, हम लाखों करोड़ों में MB डेटा डेली जनरेट होता है। नॉट ऑल ऑफ इट कैन फिट विद इन ए सिंगल कैटेगरी, और सब सारे डेटा को हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। देयर आर 3 ways टू क्लासीफाई द बिग डेटा, इसके 3 तरीके हैं क्लासीफाई करने के लिए। कौन कौन से, ये याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन यहीं बनेगा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। हम देखते हैं 1 by 1 क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड, दिस टाइप ऑफ डेटा इज हाईली ऑर्गेनाइज एंड एग्जिस्ट इन ए फिक्स फॉर्मेट, ये हाईली ऑर्गेनाइज होता है और फिक्स फॉर्मेट में होता है, मतलब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है, ठीक है। सच एज ए CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जैसे CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जैसे CSV फाइल। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है, जैसे आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे आपका एड्रेस क्या है तो आप क्या बताएंगे, डायरेक्टली किसी अपने गांव का नाम बता देंगे तो कोई नहीं जानेगा उसको। आप कैसे बताते हैं, पहले अपना हाउस नंबर बताएंगे, ठीक है। हाउस नंबर, सपोज करिए हाउस नंबर आपने बताया 2, फिर आप उस मोहल्ले का नाम बताएंगे, सपोज करिए आपने बताया इंदिरा नगर, ठीक है, इंदिरा नगर। अब ये इंदिरा नगर कहाँ पर है, इंदिरा नगर बहुत जगह होगा, हाउस नंबर भी 2 बहुत सारे होंगे, तो कैसे पता चलेगा ये कहाँ पर है। तो अब इंदिरा नगर हो गया, ठीक है। अब ये मोहल्ला हो गया। अब मान लीजिए कि जैसे आपका ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, सपोज करिए इंदिरा नगर दिल्ली में, तो आप क्या बताएंगे, दिल्ली में। हाउस नंबर 2, सॉरी इसमें आप ऐड कर सकते हैं रोड, कौन सी हो गई, सॉरी एक मिनट, जैसे हाउस नंबर 2 5th रोड या 5th क्रॉस, ठीक है, 5th क्रॉस कर देते हैं, 5th क्रॉस। इंदिरा नगर दिल्ली, दिल्ली के बाद आपने क्या लिखा, दिल्ली के बाद आपने पिन कोड डाला, पिन कोड सपोज करिए 5 6 सम कुछ ऐसा आपने डाल दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा आपने, इंडिया लिखा। ये हुआ आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि पहले कोई सर्च करेगा आपका डेटा कहाँ, इंडिया में आएगा, इंडिया के बाद फिर दिल्ली में आएगा, दिल्ली के बाद उस पिन कोड को डालेगा तो इंदिरा नगर में पहुंचेगा, इंदिरा नगर में पहुंचेगा, इस पिन कोड से कहाँ पहुंचेगा, इस एरिया में पहुंचेगा, फिर तो क्रॉस में जाएगा, फिर हाउस नंबर 2 में जाएगा, तब वो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड। अगर हम केवल इसको रैंडमली दे दें तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, जिसका कोई लॉजिक ना हो, वो किस में आएगा, स्ट्रक्चर्ड में आएगा। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में कौन आएगा, जिसका थोड़ा सा लॉजिक हो, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड हो। देखते हैं इसमें बुक में क्या दिया हुआ है। दिस डेटा हैज़ नो क्लियर फॉर्मेट, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होगा। जैसे एन एग्जाम्पल कुड बी ईमेल्स, ईमेल्स में आप सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सिंस दे आर डिफिकल्ट टू प्रोसेस, इसलिए एक एग्जाम्पल हो गया, इसको याद रखिएगा। ईमेल्स लगता है कि स्ट्रक्चर्ड है लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड माइट इनिशियली अपीयर अनस्ट्रक्चर्ड बट कंटेन्स कीवर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। ऐसा डेटा जो पहले अनस्ट्रक्चर्ड हो लेकिन उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स हों जिसकी वजह से इसको प्रोसेस करना आसान हो, तो उसे बोलेंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड। फिर आगे देखते हैं,
The incredible volume of data available at our fingertips requires advanced processing techniques in order to translate into valuable actionable information. डेटा आपके पास बहुत सारा है, लेकिन अगर हम उसको कुछ एडवांस प्रोसेसिंग टेक्निक के थ्रू ट्रांसलेट कर पा रहे हैं एक वैल्यूएबल और एक्शनेबल इंफॉर्मेशंस में, तो वो डेटा हमारे लिए काम का है. यूजिंग द प्रॉपर बिजनेस टूल्स इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू फिल्टर थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. तो हमें ऐसे प्रॉपर बिजनेस टूल्स यूज करना है इज द मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट वे, जिससे क्या होगा, फिल्टर हम कर पाए बिग डेटा को, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा को हम फिल्टर कर पाए. फिर आगे देखते हैं. बैंकिंग इज ए क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द कस्टमर्स. बैंकिंग में क्या है, हम कस्टमर का जो डेटा है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमसे सीखेंगे. कस्टमर्स नो लॉन्गर हैव टू वेट इन लाइन ऑफ सैटरडे मॉर्निंग टू डिपॉजिट देयर पेचेक्स. कस्टमर्स वेट नहीं करना चाहता है क्यों में सैटरडे हो या संडे हो अपने किसी काम के लिए. कस्टमर्स में नाउ चेक देयर अकाउंट बैलेंस. कस्टमर क्या कर सकता है, अपना अकाउंट चेक कर सकता है, बैलेंस डिपॉजिट कर सकता है, चेक बिल्स पे कर सकता है एंड ट्रांसफर कर सकता है मनी. कैसे? मोबाइल्स के थ्रू. क्या है? टेक्नोलॉजी है. फ़ोन विदाउट हैव इवन लीविंग द हाउस, अपना घर छोड़े बिना. तो जब इतना उसको सहूलियत मिल रही है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं करेगा. These self-services options are excellent for clients, but they are one of the primary reasons why traditional banks are failing to compete with similar firms and online-only financial institutions. इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारे सेल्फ सर्विसेज ऑप्शन होने के बाद, वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस, और एक प्राइमरी रीजंस है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग क्यों फेल हो रहे हैं कंपीट विद सिमिलर फर्म्स और दूसरे उसी तरीके के सम से, एंड ऑनलाइन ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो ऑनलाइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कई सारे रेगुलेटरी एंटिटीज़ का जो है कंप्लाइंस नहीं है. बिकॉज मोस्ट क्लाइंट एक्टिविटी नाउ टेक्स प्लेस ऑनलाइन, की इन पर्सन सर्विस दैट ब्रिक एंड मोटर बैंक्स वर नोन टू ऑफर आर नो लॉन्गर रिलेवेंट टू कस्टमर्स. क्योंकि अब कस्टमर्स को कहीं जाना नहीं चाहता, उसे कोई ज़रूरत नहीं है ब्रांच विजिट करने का, वो सारा काम अपना ऑनलाइन कर पाता है. दिस इज़ वेयर द बैंकिंग इंडस्ट्री एडॉप्शंस ऑफ बिग डेटा मेथड्स एंड टूल्स बिकम्स क्रिटिकल. इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री को बिग डेटा मेथड्स को एडॉप्ट करना होगा. क्यों? बैंक्स में क्रिएट 360 डिग्री इमेज ऑफ देयर कंज्यूमर्स बाय कंबाइनिंग पर्सनल एंड ट्रांजेक्शनल डेटा. बैंक क्या है, एक पर्सनल डेटा और ट्रांजेक्शनल डेटा को कंबाइन कर सकती है, 360 व्यू देख सकती है. कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर्स स्पेंडिंग हैबिट्स. कैसे कर सकती है? हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कस्टमर्स का कि वो कैसे खर्चा करता है, कहाँ खर्चा करता है, स्पेंडिंग कैसी है उसकी. कस्टमर्स शुड बी सेगमेंटेड डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफाइल्स. उसके प्रोफाइल के हिसाब से सेगमेंटेड होना चाहिए. पुट इन प्लेस रिस्क मैनेजमेंट. एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हमें बनाना होगा, कौन सा कस्टमर्स का कितना ज़्यादा रिस्क है. कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग. कस्टमर्स के नीड के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने होंगे. इंक्लूड रिटेंशन स्ट्रेटजीज. उसको कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए वो किसी दूसरे बैंकों में या किसी और जगह ना जा पाए, इसके लिए हमें स्ट्रेटजीज बनानी होगी. हमें डेटा उसके कलेक्ट एनालाइज करना होगा और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना होगा. बैंक्स कैन लेवरेज द पोटेंशियल्स ऑफ बिग डेटा बाय एम्प्लॉइंग एनालिटिक्स ड्रिवन स्ट्रेटजीज एंड टूल्स. ऐसा सब बैंक किसके थ्रू कर सकती है? जब उसके पास बिग डेटा होगा और एनालिटिक्स होगा, ड्रिवन स्ट्रेटजीज और टूल्स होंगे. अगला हमारा है क्या टॉपिक? मेजर बेनिफिट्स ऑफ लेवरेजिंग बिग डेटा एनालिटिक्स इन बिग बैंक. अब बिग डेटा एनालिटिक्स बैंक में रखने का क्या फ़ायदा होगा वो हम देखते हैं. पहला होगा इनहेंस फ्रॉड डिटेक्शंस. फ्रॉड डिटेक्शंस हमारा बढ़ जाएगा, हम इजीली फ्रॉड को फाइंड आउट कर पाएंगे. बिग डेटा अलाउज यू टू क्रिएट कंज्यूमर प्रोफाइल्स. हमारे पास सारी कंज्यूमर प्रोफाइल होगी जिससे हमें पता चलेगा. अलाउ टू ट्रैक ट्रांजेक्शंस एक्टिविटीज़ ऑन इंडिविजुअल लेवल. हम प्रत्येक व्यक्ति की, हर आदमी की, हम इंडिविजुअल की हम देख पाएंगे कि उसका ट्रैक देख पाएंगे कि वो ट्रांजेक्शंस कैसा करता है.
उससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि वो फ्रॉड्स है या नहीं है। फिर अगला सुपीरियर रिस्क असेसमेंट, हम रिस्क का असेसमेंट कर पाएंगे कैसे? व्हेन बिग डेटा इज इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स विद ऑटोमेटेड एनालिसिस फीचर्स and predictive capabilities, it can raise red lights on client profiles that are riskier than others। अगर कोई भी कस्टमर्स ज़्यादा रिस्क है तो हम उसको इंडिकेट कर पाएंगे रेज रेड लाइट्स, और हम उस प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ के थ्रू से हम उसको ऑटोमेटेड एनालिसिस फीचर्स की वजह से हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। फिर इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, हम कस्टमर्स को रोक के रख पाएंगे। ये कैसे? हैविंग डिटेल्ड क्लाइंट प्रोफाइल्स, हमारे पास क्लाइंट की पूरी प्रोफाइल है एट योर डिस्पोजल मेक्स इट ईजियर टू डेवलप बेटर लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर इंटरेक्शंस एंड बूस्ट कस्टमर रिटेंशन। हम उसके लिए अच्छा बेटर सर्विसेज डेवलप कर पाएंगे, प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे, जिससे हम कस्टमर्स को ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाएंगे। प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन, पर्टिकुलर नीड के हिसाब से हम उसका प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। सो योर डेडिकेशंस टू नो ईच यूनिक कस्टमर्स बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड अदर ऑफरिंग्स दैट आर suited टू देयर स्पेसिफिक नीड, उनकी नीड के हिसाब से हम प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। स्ट्रीमलाइन कस्टमर फीडबैक, हमें कस्टमर फीडबैक को स्ट्रीमलाइन करेंगे। यूजिंग बिग डेटा टू सॉर्ट थ्रू फीडबैक एंड रिस्पॉन्ड इन टाइमली मैनर, यू कैन स्टे ऑन टॉप ऑफ कस्टमर्स इंक्वायरीज कमेंट्स एंड कंसर्न। अगर हम उसकी इंक्वायरीज का तुरंत जवाब देते हैं, उसके कमेंट्स का जवाब देते हैं एंड उसके लिए कंसर्न रखते हैं, तो हम इस तरह से कस्टमर्स का अगर फीडबैक अच्छा होगा तो भी हम उसको रिटेन कर पाएंगे। फिर वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए, विच यूज बिग डेटा टू मॉनिटर परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मेजर्स एम्प्लॉय फीडबैक्स, एम्प्लॉय का फीडबैक हम मेजर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड बिजनेस कल्चर्स एंड क्वांटिफाई ओवरऑल एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शंस टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर दैट योर एम्प्लॉयज लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग। और हम इस तरह से ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट करेंगे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग, ताकि वो भी उसमें काम करता रहे। ये डायग्राम है बिग डेटा एनालिटिक्स इन बैंकिंग सेक्टर्स का। इसमें 3 चीज़ें हैं, रिस्क और फ्रॉड एनालिटिक्स होगा, स्ट्रेटजीज होगा रिपोर्टिंग का जो भी हमने पढ़ा, फिर मार्केटिंग एनालिटिक्स होगा कि हमें प्रोडक्ट कैसा डिज़ाइन करना है, रिस्क में हम देखेंगे कि कैसा रिस्क है कस्टमर्स का, फ्रॉड एनालिसिस कर पाएंगे, और स्ट्रेटजीज बनाएंगे रिपोर्टिंग करने की कि कैसे उसको रिटेन करना है और कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, या मार्केटिंग में हम एनालिटिक्स कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं, बिग डेटा एनालिसिस आल्सो हेल्प्स बैंक्स कोप विद प्रोसेस दैट रिक्वायर कंप्लायंस वेरिफिकेशंस ऑडिटिंग। ये बिग डेटा होगा तो हम कंप्लायंस वेरिफिकेशंस ईजिली कर पाएंगे, ऑडिटिंग अच्छे से हमारी हो पाएगी, रिपोर्टिंग भी अच्छे से हो पाएगी। दिस सिंप्लीफाई ऑपरेशंस एंड रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट, इससे हमारा जो ओवरहेड ऑपरेशंस सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। टुडे पीपल लीव फीडबैक, अब आजकल देखा ही होगा लोग फीडबैक देते हैं ऑन सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं रिव्यू देते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज कैसी हैं, मोबाइल के थ्रू ऑन द वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, एंड गिव देयर ओपिनियन ऑन सोशल नेटवर्क्स, और सोशल नेटवर्क्स पे दे सकते हैं। वो भी हमारा कस्टमर रिटेंशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ दोस्तों ये जो यूनिट है हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है CIB IT विथ मी, और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा CIB IT विथ मी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।